नमस्कार साथियों, चलिए नागद्वीप कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करते हैं। इस घटनाक्रम का एक अध्याय नागद्वीप में खेला जा रहा था। विसर्पी को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। भागने या बचने के सारे रास्ते बंद। अब तो कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। नागद्वीप के राजतांत्रिक विशंदर के रूप में विसर्पी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ विसर्पी ऐसी एकमात्र आशा है जो नगीना को नागद्वीप हड़पने से रोक सकती है। अगले ही पल वह तांत्रिक बाउंडर विसर्पी को भीड़ से बीच से उठा ले गया। क्या हो रहा है? ये किसकी हरकत है? किसने साहस किया नगीना के मुंह से शिकार छीनने का? देखते ही देखते बाउंडर विसर्पी को दौड़ा ले गया। विसर्पी भाग नहीं सकती, उसको ढूंढो, नागद्वीप के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ और देखते ही विसर्पी को खत्म कर दो, जाओ। और तब तक मैं इस राजदंड की चाबी से खजाने का दरवाजा खोलती हूँ। अरे, इस राजदंड को उठा क्यों नहीं पा रही? यह दंड मुझे साम्राज्य क्यों नहीं मान रहा है? नागद्वीप की प्रजा ने मुझे दिल से साम्राज्य नहीं माना है, मजबूरीवश माना है। मेरे तंत्र अंकुश की शक्ति के कारण अभी तक राजदंड पर विसर्पी की इच्छा शक्ति हावी है। विसर्पी के मरने के बाद यह स्वतंत्र हो जाएगा, तब मैं इस पर अधिकार जमा सकूंगी। यानी विसर्पी को मरना होगा, मरना होगा। विसर्पी ने फिलहाल मौत को दूर डाल दिया था। उस रहस्यमय बाउंडर ने उसे एक मौका दे दिया और उस मौके को मैं खोऊंगी नहीं। नगीना को सिर्फ एक शख्स रोक सकता है, नागराज। अगर नगीना खजाना ले गई तो उसे ढूंढने के लिए महात्मा कालदूत मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे भी मानसिक संपर्क बनाने में विफल हो रहा हूँ। सारे संपर्क सूत्र एक एक करके कट रहे हैं, लेकिन यह स्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। कुछ न कुछ नया जरूर घटेगा, और वह जल्दी ही। घटनाएं तो इस वक्त भी घट रही थी। विसर्पी नागराज की तरफ बढ़ रही थी और मौत भारती की तरफ। रुक जा केंटुकी, मुझे अपनी जान लेने पर मजबूर ना कर। अब मैं संभल गया हूँ, शांति से हमें आजाद कर दे, वरना तू पछता भी नहीं रह सकेगा। गीदड़ पब की मध्य वेदाचार्य, अगर कुछ कर सकता है तो करके दिखा, वरना चुपचाप अपनी पोती की जान निकलती हुई देख। ये क्या हो रहा है? कौन मार रहा है मुझे? वही हो रहा है जिसे मुझे हमेशा से डर था। अगर केंटुकी ने भारती पर ऐसा घातक वार किया होगा जिससे उसके प्राण निकलने वाले ही होंगे, और ऐसा होने पर इसको आना ही था। लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। चाहे प्राण चले जाए, लेकिन इसकी मदद मैं कबूल नहीं कर सकता। रुक जाओ अग्रज, हमको तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। वेदाचार्य की चीख के जवाब में एक पारदर्शी आकृति हवा में उभरने लगी। भारती को जो नुकसान पहुंचाएगा वह नहीं बचेगा। भारती, मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। हमको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चले जाओ, अपनी दुनिया में वापस जाओ। भारती को मैं बचाऊंगा। ठीक है, मैं अपने आप को एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन असफल होने पर आप मुझको नहीं रोकेंगे। भारती के बचने तक मैं यहीं रहूंगा, अदृश्य रूप में। केंटुकी अपनी जान बचाने के चक्कर में कुछ भी नहीं समझ पाया। तूने मुझ पर कोई तिलिस्म चाल चली है बूढ़े। अब मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। जिस दीवार पर तू बंधा है उसको इतनी गर्म कर दूंगा, दीवार तेरी चिता बन जाएगी, और यही हाल तेरी पोती का भी होगा। जल वेदाचार्य जल, तेरी हड्डियां गंदे नाले में बहा दूंगा। दीवार पर तापमान तेजी से बढ़ने लगा और उसी पल वेदाचार्य ने अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़ दी। मैं तापमान इतना बढ़ा सकता हूँ कि तू पल भर में भस्म हो जाए, लेकिन तुझे तो तड़प तड़प कर मरना है। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? ये मेरा तिलिस्मी प्राणी है केंटुकी, जिसको मैंने अपने पास रुद्राक्ष की माला के रूप में रखा हुआ था। इसका प्रयोग अब मैं दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन इसका दोबारा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तेरा काम तमाम करने के लिए ही काफी है। इस वक्त तो गुरुदेव की प्रयोगशाला में है वेदाचार्य। यहाँ पर ऐसे प्राणियों को निपटने का पूरा सामान मौजूद है। यह ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। गलत, इसके सामने तू ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा केंटुकी, क्योंकि मैं इसको उस तरह जाने ही नहीं दूंगा जिस तरफ इसको नष्ट करने का यह यंत्र मौजूद है। इसी दौरान नागद्वीप में विसर्पी की जिसने मदद की है उसको तो मैं बाद में ढूंढकर दंड दूंगी। फिलहाल तो देखो विसर्पी ईश्वर कहाँ है। मुंड की आंखों में एक दृश्य उभरने लगा। नागद्वीप वासी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये मेरे तांत्रिक मुंड दिखा मुझे विसर्पी इस वक्त कहाँ पर है, ढूंढो उस। विसर्पी समुद्र में तैरकर महानगर की तरफ जा रही है। जरूर यह नागराज के पास जा रही है उसकी मदद लेने, और नागराज भी यक्षराज के हाथों मरने से बच गया है। और नगीना ये देखकर चौंक उठी। अगर विसर्पी नागराज से मिल गई और नागराज यहाँ पर आ गया तो कुछ भी हो सकता है। नागद्वीप का राज मेरे हाथ से जा सकता है। एक ही हल है, विसर्पी को मरना होगा। उसको मारने के बाद राजदंड मेरे हाथ में आ जाएगा और फिर नागराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन नागराज के सामने विसर्पी को कौन मार सकता है? इसमें इतना दम है। कालदूत के सामने नागराज टिक नहीं पाएगा। कालदूत महानगर जाओ और विसर्पी को खत्म कर दो, और जो तुमको रोकने की कोशिश करे उसे भी मार डालो। जो आज्ञा स्वामिनी, विसर्पी नहीं बचेगी। कालदूत जा रहा है। अब इससे पहले कि नगीना मुझे ढूंढ ले, मुझे नगीना को काबू में करना होगा, और उसका यही मौका है। तुम लोग तो मानव लगते हो, इच्छाधारी नाग तो नहीं हो। फिर इस निषेध क्षेत्र में कैसे आ गए? जानते नहीं इस द्वीप में किसी भी भारी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।
तुम कौन हो और कालदूत हमें यहाँ कहाँ मिलेगा? कमाल है, जवाब देने के बजाय सवाल कर रहे हो, और वह भी राजतंत्र विशंदर से। सबक देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। देख उठ गए इसके चीथड़े। सवाल पहले मैंने किया था, जवाब पहले तुम देगे। अब इससे पहले कि तेरा यह हाल करूं बुड्ढे, मेरे सवाल का जवाब दे, और वह भी जल्दी, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर बाद तुम जवाब देने के काबिल ना रहो। तुम लोग कौन हो? इसके तो चीथड़े तक आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। तुम मामूली लोग नहीं हो, कालदूत से टकराने की इच्छा रखने वाले मामूली नहीं हो सकते। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब बताऊंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कालदूत कौन है, वह हमको कहाँ मिलेगा, और नागद्वीप में इतनी हलचल क्यों है? अगर तुम 2 पल पहले आ जाते तो कालदूत के दर्शन खुद ही कर लेते, और यही हलचल की बात है। तो नगीना ने सबको यहाँ की राजकुमारी विसर्पा की खोज में भेजा है, उसे ढूंढकर मार डालने के लिए। नगीना यहाँ पर है, लेकिन वह विसर्पी को मारना क्यों चाहती है? विशंदर राजा राजमणि की वर्षी से सारा घटनाक्रम सुनाता चला गया। यानी वह राजदंड ही नागद्वीप के खजाने की चाबी है, और उसको वह उठा सकता है जो नागद्वीप का शासक होगा। फिर तो हम राजदंड से कम हैं, कालदूत से नहीं। लेकिन विसर्पी के मरने से तो नगीना शासक बन जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? हमको विसर्पी को बचाना महानगर जाना होगा। मुक्तापूर्ण बात मत करो, विसर्पी बच गई तो वह शासक बनी रहेगी। हमको कोई और रास्ता ढूंढना होगा, ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जो नगीना और विसर्पी दोनों को मात दे दे, जो हमको नागद्वीप का शासक बना दे और राजदंड को हमारे हाथों में सौंप दे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, असंभव है, एकदम असंभव। राजा मणिराज, हाँ, तुमने अभी बताया कि उसकी राख से भरा हुआ अस्थि कलश अभी भी समाधि पर रखा हुआ है। हाँ, लेकिन उसे क्या? हमको तुरंत वहाँ ले चलो, अब नागद्वीप के शासक हम बनेंगे। चाहे विसर्पी जिंदा बचे या नगीना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? हमारा धैर्य नागद्वीप पर नहीं, समय पर राज करना है। अपना मकसद पूरा होने पर हम नागद्वीप का राज तुम्हें सौंप देंगे। विसंदर, कमाल है, मैं तो तुम दोनों का नाम भी नहीं जानता, और तुम दोनों मुझे राजपाट सौंपने दे रहे हो। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ मणिराज की समाधि कहाँ है, और महानगर में। मुझे यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, मुझे घर की छानबीन करनी चाहिए। शायद कहीं पर ऐसा कोई सुराग मिल जाए जो मुझे भारतीय और वेदाचार्य तक पता दे। तभी, अरे, घर के बाहर तैनात जासूसी सरमान सिंह संकेत भेज रहे हैं, कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह जो भी है, इसका तिलिस्म घर के अंदर घुसने, अंदर कदम तक रखना पाना मुश्किल है। अरे, वह शख्स तो खिड़की तक पहुंच गया। असंभव यह तो तभी हो सकता है जब तिलिस्म में घुसने वाली को अतिथि के रूप में पहचान कर ले। ऐसा कौन हो सकता है जो अतिथि रह चुका हो? अगले ही पल अतिथि अपने आप अंदर आ गिरा। विसर्पी, तुम यहाँ कैसे, और तुम घायल कैसे हो? किसने किया तुम पर ऐसा दुस्साहस? छोड़ दे इसे, और नागद्वीप की साम्राज्ञी नगीना के आदेश अनुसार मुझे इसे मृत्युदंड देना है। के उल्लंघन के आरोप में मैं तुझे भी मौत की घाट उतार दूंगा। दुस्साहस तो तू करेगा नागराज, विसर्पी को बचाने की चेष्टा करके। साम्राज्ञी नगीना मृत्युदंड? महात्मा कालदूत, ये क्या कह रहे हैं विसर्पी? और वहाँ से दूर, तू केंटुकी की शक्ति को नहीं जानता वेदाचार्य। मेरे अंदर 50 हाथियों का बल है। तेरे रुद्राक्ष प्राणी को मेरा एक ही वार रुद्राक्ष के मानकों को बिखेर देगा। रुद्राक्ष के सामने 50 तो क्या 100 हाथियों का बल ही बेकार है केंटुकी। तू जितना प्रतिरोध करेगा, तुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। वेदाचार्य रुद्राक्ष प्राणी को पूरी प्रयोगशाला में फैले तिलिस्म नाशक यंत्रों के पास फटकने तक नहीं दे रहे थे, और इस कारण केंटुकी रुद्राक्ष प्राणी पर हावी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वेदाचार्य यह नहीं जानते थे कि कुछ यंत्र गुप्त तरीके से भी प्रयोगशाला में लगे हुए थे। रोशनी की किरणी से एक यंत्र का निर्माण करने लगे। तिलिस्म नाशक यंत्र की कैद में आते ही रुद्राक्ष प्राणी के रुद्राक्ष बिखरने लगे। हो, रुद्राक्ष नष्ट हो रहा है, यह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर यह हार गया तो अग्रज फिर से आ धमकेगा, और यह मैं कतई नहीं चाहता। क्या करूं? इस तिलिस्म नाशक यंत्र को नष्ट करने वाला तिलिस्म मैं बना सकता हूं, लेकिन उसको बनाने के लिए रेखाएं कैसे रचूंगा? एक रास्ता है। रेखा खींचेंगे मेरे अंग वस्त्र, मेरा दुपट्टा हाथ में आते ही वेदाचार्य ने उसे हवा में खास तरीके से घुमाकर फेंक दिया, और जमीन पर एक खास आकृति के आकार में गिरे दुपट्टे का तिलिस्म नाशक यंत्र का असर नष्ट करना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि केंटुकी उस आश्चर्य घटना से उबर पाता, उस वार ने उसके होश हवास छीन लिए। शाबाश, अब हमारे बंधन को तोड़कर हमको आजाद करो रुद्राक्ष, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम दोबारा माला के रूप में आ सकते हो। वेदाचार्य और भारती ने बंधन तोड़कर रुद्राक्ष फिर से माला के रूप में पूरित हो गया। क्या हुआ दादाजी, हम आजाद कैसे हो गए? बताता हूँ भारती, अभी बताता हूँ। अग्रज, मैं जीत गया और तुम हार गए। अब दोबारा कभी सामने मत आना। ये अग्रज कौन है? कोई नहीं, अब हमको तुरंत नागराज के संपर्क करना होगा, क्योंकि सिर्फ वही नागपाश और गुरुदेव को तृफना पाने से रोक सकता है। रहस्यमय अग्रज के बारे में हम भविष्य में कोई बात करेंगे। फिलहाल तो हमको पहुंचना है महानगर के उस हिस्से में जहां पर एक महायुद्ध छिड़ने वाला है। यानी यह सब नगीना की योजना है।
मरना तो तुमको मैं वैसे भी नहीं देता विसर्पी, लेकिन यह जानने के बाद तो तुम्हारा जीवित रहना और भी आवश्यक हो गया है। चाहे मेरी जान चली जाए, परंतु मैं महात्मा कालदूत को तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे अपनी नई नागद्वीप की चिंता है नागराज। अगर नगीना के हाथों में राजदंड आ गया और महात्मा कालदूत भी उसका गुलाम बने रहे तो वह साम्राज्य की शक्तियां पूरी पाकर पूरी दुनिया में उत्पात मचा देंगी। घबराओ मत विसर्पी, नगीना को महात्मा कालदूत ही रोकेंगे और इसका मैं रोकूंगा। अब न तो तू बचेगा नागराज और न विसर्पी। विसर्पी बचेगी महात्मा, मैं आपके सिर पर इसकी हत्या का पाप नहीं चढ़ने दूंगा। नागराज की फुकार से कालदूत तिलमिला उठा और नागराज को इस हरकत का नतीजा भुगतना पड़ा। अद्भुत है ये त्रिशूल, मेरा इच्छाधारी रूप भी इसके पार नहीं जा पा रहा। अब पहले विसर्पी मरेगी नागराज और फिर तू। मुझे विसर्पी को बचाना होगा, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति जो महात्मा कालदूत के वारों को रोक सके। हाँ, एक चीज है ऐसी, देवकाल जी द्वारा मुझे दिए गए विशेष नागफनी सर्प। कुछ ही पलों के बाद विसर्पी एक विशेष सुरक्षा कवच में थी। और यह क्या, चीर चला सर्प जाल के पार नहीं जा पाया। यह सर्प नागफनी सर्प है, देवकाल जी की शक्ति से युक्त, इसीलिए ये मेरा चीर चला को रोक पा रहे हैं। अब विसर्पी के स्थान पर तू मरेगा नागराज। तेरे मृत होते ही ये सर्प जाल भी टूट जाएगा और तुझे मारना बहुत आसान है, क्योंकि इस वक्त तू मक्खी की तरह दीवार से चिपका हुआ है। दीवार से जिस बाग से तू चिपका हुआ है वह ज्यादा देर तक बाकी दीवार के साथ नहीं रहेगी महात्मा। अब मुझे मारना आसान नहीं है महात्मा, नहीं है नागराज, परंतु तुझे विसर्पी को मुझे सौंपना ही पड़ेगा, वरना जिस दुनिया के लिए तू नागद्वीप सिंहासन त्यागा था उस दुनिया को मैं शमशान बना दूंगा और इसके वासियों को मुर्दा। मैं पूरे नगर में वातावरण को जहरीला बना दूंगा, सारे मानव तड़प तड़प कर मरेंगे। अब इनकी जिंदगी तेरे हाथों में है, या विसर्पी की जान दे दे या इस नगर के वासियों की। मैं आपके जहर को वातावरण में फैले नहीं दूंगा। मैं अपने मुंह से जहरीली हवा खींचकर नाक से शुद्ध हवा छोड़ता रहूंगा। अगर हवा नहीं मारेगी तो पानी मारेगा नागराज। चीर चला जमीन के अंदर तक चीरता चला गया और पानी की एक मोटी धारा उबल पड़ी। हिंदुस्तान के बाकी नगरों की तरह महानगर का सीवर सिस्टम भी ज़्यादा बोझ सहने का आदि नहीं है। पानी के बनने की गति ज़्यादा थी और निकलने की कम। देखते ही देखते पानी का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। विसर्पी पानी में डूब सकती है, उसे सर्प जाल से निकालना होगा। अब विसर्पी को कैसे बचाएंगे नागराज? विसर्पी को हम बचाएंगे। आप? हाँ नागराज, हम आ गए हैं। विसर्पी को मैं तिलिस्म में सुरक्षित रखूंगा, तुम कालदूत को रोको। आओ दीदी, जरा संभल कर। नागराज तुरंत डुबकी लगाता है। सबसे पहले तो पानी को बनने से रोकने होगा, वरना कई जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं पानी को निकलने से फिलहाल नहीं रोक सकता, लेकिन इसका रुख जरूर मोड़ सकता हूँ। सर्प सेना बाहर निकलकर एक मोटे पाइप के आकार लेने लगी और उस सर्प पाइप ने उस छेद के मुंह पूरी तरह से ढक लिया। समुद्र यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सर्प पाइप को समुद्र तक पहुँचा दूंगा और सारे पानी यहाँ भरने की बजाय समुद्र में गिरेगा। शहर से भरा हुआ पानी जल्दी ही सीवर के रास्ते बाहर निकल गया, लेकिन इस असफलता ने कालदूत के गुस्से को और भड़का दिया। अब तू जीवित नहीं बचेगा, हम तुझे फांसी देंगे, फांसी। काल सर्पी के बंधन से मैं भी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। एक बार मैंने नागफनी सर्पों के काल सर्पी का मुकाबला किया था, लेकिन उस बार ये विषैले के अधीन थे। इस बार ऐसा करना असंभव होगा। मेरा वार भी इसको तोड़ नहीं पा रहा है। यह मेरी गर्दन तोड़ रही है, इसके शिकंजे को जल्दी ही तोड़ना होगा। शीतनाग कुमार बाहर आकर काल सर्पी पर शीत फुकार छोड़ो जल्दी। त्रिशूल और काल सर्पी से बच गया। अब चीर चला का वार झेल कर दिखा। मेरा ख्याल सही निकला। अत्यधिक कम तापमान के अधिकतर वस्तुएं नमक में ढोल की तरह पूरी भंग हो जाती है, यानी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती। चीर चला नागराज को चीरता चला गया। नागराज, महात्मा कालदूत के शरीर में दसा हुआ अंकुश निकाल दो, फिर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही करना चाहता हूँ विसर्पी, लेकिन वह अंकुश कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिना दिखे उसको कैसे निकालूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि अंकुश इसके शरीर में किस भाग में दसा है। वो एक तरीका है विसर्पी। अगले ही पल नागराज एक तरफ लपक पड़ा। भाग रहा है नागराज? तेरे बगैर मैं विसर्पी की जान आराम से निकाल सकूंगा। यह काम आप वेदाचार्य को लाश में बदलने के बाद ही कर सकते महात्मा। वेदाचार्य और कालदूत में टकराव की नौबत नहीं आई, क्योंकि नागराज ने वापस आने में देर नहीं की थी। तू फिर से आ गया मरने के लिए, और इस बार तू पीछे से वार करना चाहता है। मैं आपको नगीना की दास्ता से मुक्त कराना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं यह मेटल डिटेक्टर साथ लेकर आया हूँ। अंकुश धातु का है और धातु खोजक तुरंत ढूंढ लेगा। मिल गया अंकुश, पूंछ में दशा है। मैं इसको अपनी सूक्ष्म सर्पों द्वारा ढककर इसकी संपर्क महात्मा से शरीर से काट दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं यक्षराज के साथ किया था। वार बेअसर रहा। तेरे सर्प मेरे शरीर में प्रवेश करते ही गल रहे हैं। चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया नागराज। अब मैं तेरी जिंदगी के अध्याय को समाप्त करता हूँ। इस कुंडली के जकड़ में मेरी कुछ पसलियाँ तोड़ दी है। जल्दी मेरे बदन की हर एक हड्डियाँ चूर चूर में बदल जाएगी
और वहाँ से दूर नागद्वीप में, यह क्या गुरुदेव, आपने राजा मणिराज की भस्म मेरे त्वचा और अपने रसायनों के मिश्रण को इस अनोखे यंत्र में क्यों रखा है? क्या होगा इससे? इससे जो कुछ बनेगा नागपाशा वह तुझे नागद्वीप का सम्राट बना देगा और फिर तुझे अपने आप ही मिल जाएगा त्रिफना। इसी के साथ नागद्वीप कॉमिक्स का अंत होता है और इसका अगला पार्ट त्रिफना हम जल्दी ही पेश करेंगे। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।